हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक हो? से ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। लास्ट टाइम हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था, जो आर्टिकल्स 14 से 18 टोटल 5 राइट्स थे इसके अंदर, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट टू फ्रीडम, है ना। तो राइट टू फ्रीडम दोस्तों जब भी आप पढ़ोगे तो इसके अंदर 6 फ्रीडम राइट आते हैं। कौन से? 6 फ्रीडम राइट्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। सबसे पहली बात याद रखना, राइट टू फ्रीडम में जितने भी 6 राइट्स हैं, ठीक है, वो दे आर गिवन ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब नॉन सिटीजन्स को वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, दिए नहीं गए। तो इसमें एक बी सी डी ई एफ जी, तो दोस्तों ये जो एफ आर्टिकल है ना, जिसके अंदर आता था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, जो डिलीट हो चुका है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। प्रेजेंटली कितने राइट्स हैं रिलेटेड टू योर फ्रीडम? देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट, 6 राइट्स, ठीक है, इन आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 एफ था राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट हो चुका है किससे? आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है जी। अब देखो, एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं एक बहुत जरूरी चीज बता दूं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट? दैट इज आर्टिकल 358। बच्चा, एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पार्ट का नाम है पार्ट 18th पार्ट है, ठीक है। 18th पार्ट डील करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ। किसके साथ डील करता है? इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ। और इसमें जो आर्टिकल 358 है, पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच डील्स विथ व्हाट? इमरजेंसी प्रोविजंस। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 358, ये बोलता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, क्या होगा जी? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, ठीक है। और वो भी कौन सी? जो एक्सटर्नल इमरजेंसी है। एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी हो गया, या तो आप वॉर में हो किसी कंट्री के साथ, या किसी कंट्री ने आपकी कंट्री को इन्वेड कर दिया। और एक दूसरी होती है इंटरनल इमरजेंसी। तो बोला, जब भी आर्टिकल 358 बोला, जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी या वॉर में हम किसी कंट्री के साथ, उस बेसिस पे अगर इमरजेंसी प्रेसिडेंट इंपोज करता है पूरे कंट्री में, तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। मतलब आपका राइट टू फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, ये मतलब है इसका, ठीक है, कि राइट टू फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। ये ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स आपका सस्पेंड किया जा सकता है। और एक जो मैंने बताया ऑटोमेटिकली, जिसमें सबका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स राइट टू फ्रीडम जो सस्पेंड हो जाएंगे, वो होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये कौन एक्सप्लेन करता है? आर्टिकल 358। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई है, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली सस्पेंशन का मतलब है कि सेपरेट ऑर्डर नहीं निकालना पड़ेगा, और जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी, नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? वापस रिज्यूम हो जाएंगे आपके नेशनल राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19। उसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर आपको नहीं निकालना। तो मैंने बोला जो 6 राइट्स हैं, पहला पढ़ते, पहला क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सिर्फ सिटीजन्स को ये अवेलेबल है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेसिकली आर्टिकल 19A ये बोलता है कि जो भी सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो IAS ऑफिसर है, चाहे वो क्या कहते हैं एक अनएम्प्लॉयड बंदा है, सबके पास हक है, ये राइट है कि वो अपने व्यूज को
अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाए, और वो किसी भी फॉर्म में अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे आप चाहो तो आप राइटिंग के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करो, चाहे आप किसी और आर्ट डांस करके उसको एक्सप्रेस करो, चाहे आप उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करके एक्सप्रेस करो, चाहे आप पेंटिंग करके उसको एक्सप्रेस करो। तो ये राइट आपको मिला है अंडर आर्टिकल 19A, जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट इन्होंने बोला कि ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स हम क्या कर सकते हैं, आपके इस फ्रीडम को, आपके इस राइट को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपसे छीन सकते हैं। वो रीजनेबल ग्राउंड्स क्या होंगे? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। भाई आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ऐसा ना होना कि कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंट्री की यूनिटी, एकता, इंटेग्रिटी, उसकी सॉर्निटी, इंडिपेंडेंस, उस पर कोई खतरा है आपके फ्रीडम स्पीच। आप कुछ ऐसा ना ओपिनियन रख रहे हो जिसकी वजह से कंट्री की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉर्निटी पे क्या हो जाए, खतरा आ जाए। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते अपने ओपिनियन के साथ, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की उल्लंघना नहीं कर सकते, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी को इंसाइट नहीं कर सकते कि वो उठे और कोई ऑफेंस कर दे। तो ऑन दीज ग्राउंड्स योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक रिस्ट्रिक्शन मैंने जो बताई थी आपको, आर्टिकल 358, नेशनल इमरजेंसी में जब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे अगर नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है, वॉर लगी है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? इसमें क्लियर है। एक और चीज देखो ना, सपोज करो कि कोई ऐसा क्या कहते हैं लीडर है, ठीक है, जो थोड़ा सा कम्युनल स्पीचेस ज्यादा देता है, जिसकी वजह से, जिसके बोलने से दो कम्युनिटी के बीच में पंगा हो सकता है। तो भाई उससे पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो सकता है उससे। तो क्या मैं उसको बोलूंगा कि भाई क्या कहते हैं, क्या गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी कि वो पब्लिक में आके एक बहुत बड़े प्रोसेशन करके वहां पे स्पीच दे और एक कम्युनिटी को डिफेम करे? उससे पब्लिक ऑर्डर खराब होगा। तो आपके इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यह था आर्टिकल 19A। अब कभी कभी पूछा जाता है कि क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात है? फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या इसमें कवर होता है? तो यार ना, आपको सीधा वहां लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अंडर आर्टिकल 19 आपको सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट एक्सप्लिसिटली, ठीक है, बट सॉरी एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19A दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस is also covered by this article, article 19A। तो यार रखना, राइट टू फ्रीडम भी आपका, सॉरी फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, समझ गए। अब चलते हैं आर्टिकल 19B पे। तो बच्चा आर्टिकल 19B क्या बोलता है? फ्रीडम टू असेंबल, है ना, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, है ना। अगर आप देखोगे एक शिया कम्युनिटी है ना मुस्लिम में, तो ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकालते हैं जिसमें ये कुछ वेपन्स यूज करते हैं, ठीक है, और अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ये इंजर्ड करते हैं। मैं इसको बड़ा क्या कहते हैं उस हिसाब से ले रहा हूँ, प्लीज़ क्या कहते हैं इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ना ले जाएगा अगर मैं कुछ भी क्या कहते हैं, मैं सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो प्रोसेशन है जिसमें वो अपने रिलीजियस, अपने इमोशंस को, ठीक है, बाहर लाते हैं और ऊपर वाले को जो याद करते हैं, दैट प्रोसेशन इज पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। तो इसमें वो कैसे ये कर पाते हैं? बिकॉज आर्टिकल 19B उनको ये फ्रीडम देता है। सिख, आपने देखा होगा कितने नगर कीर्तन निकलते हैं सिखों के, है ना, उसमें सिख आर्म्स भी यूज करते हैं। बोला यहां पे विदाउट आर्म्स आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो,
ठीक है, कहां पे? पब्लिक प्लेसेस पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे जब सिख कम्युनिटी नगर कीर्तन निकालती है, ठीक है, तो उसमें वो कितने सारे जो शस्त्र बोलते हैं उनको, है ना, जितने वेपन्स, उनको क्या करती है, सबके सामने दिखाती हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या कहते हैं उसको, वेपन्स को दिखाया जाता है, उनको पूरा एक आर्ट के फॉर्म में उसको दिखाया जाता है। क्या उस पर रोक लगी? नहीं, क्योंकि वो आर्म्स जो हैं, जो वो वेपन्स जो हैं, जो तलवारें जो हैं, जो वो सिख ड्यूरिंग नगर कीर्तन यूज करते हैं, वो पार्ट है उनके रिलीजन का। बहुत अहम रोल प्ले किया है वेपन ने सिख रिलीजन में, तो वो कल्चर का पार्ट है। लेकिन उससे क्या वो किसी और कम्युनिटी के लिए थ्रेटनिंग है? नहीं है, इसलिए दे आर अलाउड। इसलिए सिख्स आर अलाउड कि वो नगर कीर्तन के टाइम पे ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रोसेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कोई ऐसा वेपन ना आप कैरी कर रहे हो जिससे पब्लिक ऑर्डर या किसी ह्यूमन के लाइफ को नुकसान हो पाए। कोई ऐसा क्या कहते हैं आपकी असेंबली ना हो, आप लोग इकट्ठे हो रहे जिसमें क्या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगेन सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो, आपके इकट्ठे होने से कहीं ट्रैफिक जैम ना हो, तो इस टाइम पे आपके फ्रीडम ऑफ असेंबली को क्या कर सकते हैं जी? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपको पता ही है आईएएस ऑफिसर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं ना, तो जब भी कोई ऐसी असेंबली, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, कम्युनल हार्मनी क्या डिसरप्ट हो रही है या दो कम्युनिटी के बीच में पंगा हो रहा है, रिसेंटली पंजाब में पंगा हुआ है ना, तो वहां पे जो आईएएस होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट में बैठा होगा, ही हैज द पावर टू इंपोज सेक्शन 144, है ना, 144, जिसको धारा 144 बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बोला जाता है मोर देन 4 persons आर नॉट अलाउड टू असेंबल। ठीक है भाई, 4 लोगों से और उससे ज्यादा की असेंबली लोगों की इकट्ठा होना अब अलाउड नहीं है, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर जो है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है, यूनिटी जो है इंडिया की, वो उस असेंबली से क्या हो सकती है, उन लोगों के इकट्ठे होने से खतरे में आ सकती है। इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आए दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या इज करेक्ट और नॉट, तो आंसर है आर्टिकल 19 इज एब्सोल्यूट। तो क्या इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। हम सर्टेन ग्राउंड्स में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब दोस्तों ये क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया 19B क्या बोलता था। अब चलते हैं आर्टिकल 19C। आर्टिकल 19C क्या बोलता है? फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी कोऑपरेटिव का पेपर हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिसमें आप डेयरी सोसाइटी बना सकते हो, जिसमें आप क्रेडिट यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये बना सकते हो, जिसमें आप इसी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन में आप एनजीओज बना सकते हो। आप पॉलिटिक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इज इट फंडामेंटल राइट? यस इट इज। आर्टिकल 19C में इसको मेंशन किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? बट अब ऐसी कोई एसोसिएशन ना बन जाए ना, ऐसी कोई आप ऑर्गेनाइजेशन ना बना दो जिसमें क्या हो, कोई चीज अनलॉफुल कर रहे हो, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को क्या हो, खतरा हो, कोई इमोरल, ठीक है, कोई अनएथिकल क्या कहते हैं उसमें प्रैक्टिसेस ना हो रही हो। आप सपोज कर लो कि आप भाई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज को क्या किया दे रहे, बढ़ावा दे रहे, तो क्या उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे? 100% रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का खतरा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? तो ऐसे कोई एसोसिएशन आप नहीं बना सकते जिसमें पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, कंट्री को क्या हो जी, नुकसान पहुंचे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिसेंटली आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कितने सारे क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो थे J&K में, उनको बैन किया गया, बिकॉज ये माना जा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं जी,
अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिससे मिलिटेंसी को, जिससे टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और उससे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही है, तो उनको क्या कर दिया जी, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है जी, अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 19D। आर्टिकल 19D क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 19D बोलता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर कोई भी सिटीजन है, चाहे वो केरला स्टेट से बिलोंग करता है, चाहे वो J&K से बिलोंग करता है, वो कहीं पे भी क्या कहते हैं, फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन ये फ्री मूवमेंट अगेन इट इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अभी आप RS पुरा में बोल रहे हो कि मैंने बॉर्डर के पास BSF की जो पोस्ट है, सबसे आउट पोस्ट है, ठीक है, वहां पे जाके मुझे क्या करना है, मूव करना है। इज इट अलाउड? मिलिट्री एरिया, ठीक है, ठीक है, डिफेंस एरिया, यहां पे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, यहां पे आप मूव नहीं कर सकते। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, DRDO का ऑफिस, DRDO का हेडक्वार्टर्स, ठीक है, अच्छा, जितने भी इंटरनेशनल क्या कहते हैं एम्बेसीज हैं, ठीक है, यहां पे यू आर नॉट अलाउड टू मूव, टू फ्रीली मूव, बिकॉज यहां पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा हो सकता है, लोगों की जान को नुकसान हो सकता है। आप देखो मिलिट्री एरिया में अगर आप जाओगे, आप गेट के पास खड़े होगे तो दे विल आस्क यू कि भाई अपनी पहले हेडलाइट बंद करो, ठीक है, अंदर की लाइट ऑन करो, कौन हो आप, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर, और ज्यादा कुछ करोगे तो चलो जी काम तमाम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू कैन मूव। अच्छा, उसके बाद जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज, ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, वहां पे लिखा होता है कि दैट क्या कहते हैं, यू आर नॉट अलाउड हियर विदाउट परमिशन। परमिशन लोगे देन यू आर अलाउड, ऐसे यू आर नॉट अलाउड। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज ऐसे ट्राइब्स हैं आज भी जो पूरी तरीके से आइसोलेशन में है अभी भी, ठीक है, जो किसी भी तरीके से मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है, मॉडर्न पॉपुलेशन, उसके साथ वो जुड़ने को तैयार ही नहीं है। तो कुछ ट्राइबल एरियाज में भी रिस्ट्रिक्शन है एक सिटीजन के मूवमेंट की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? अब आर्टिकल 19E क्या बोलता है मेरे दोस्तों? आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि भाई एक सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया इज अलाउड टू सेटल, ठीक है, और रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कहीं पे भी वो अलाउड है, वो अपना घर बनाए, वहां पे जाके सेटल हो जाए। बट अगेन देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। जो रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको पीछे बनाया, अब मैं नेशनल पार्क में जाके घर नहीं बना सकता ना भाई, वहां पे रिजाइड नहीं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है, ठीक है, यहां पे आपको रोका जा सकता है, सेंचुरीज में आपको रोका जा सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व में आपके सेटलमेंट को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, एनक्रोचमेंट के चक्कर में उठा के ले जाएंगे आपको, ठीक है। मिलिट्री एरिया में अभी आपने सुना होगा कि ये आपके दुमाना वाली साइड में अभी कुछ आर्मी वालों का पंगा हुआ, जिसमें एक लोकल बिल्कुल आर्मी के साथ घर बना रहे थे, तो वहां पे आर्मी वालों ने आके क्या कहते हैं उनके साथ बात की, तो उसमें बहस हुई, तो बड़ा हाईलाइटेड हुआ था। क्यों? क्योंकि आर्मी वाले ने बोला कि हाउ यार, आप कैसे ये मिलिट्री हाईली सेंसिटिव एरिया, इतनी हाईली सिक्योर एरिया में, उससे हमारी जान को खतरा है, आपकी जान को भी खतरा है, हमारी जान को खतरा है, तो यहां पे आप नहीं बना सकते घर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो अब वो चैलेंज करेगा भी, इंसान जाके कोर्ट में बोलेगा मेरा राइट वायलेट किया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगा कि भाई ये तो रूल है कि आप मिलिट्री एरिया के इतने पास तक आप घर नहीं बना सकते, है ना। अब आप बोलो कि मुझे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास जाके क्या कहते हैं घर बनाना, नहीं भाई साहब। न्यूक्लियर पावर प्लांट, नहीं जी, इनके पास जाके आप क्या नहीं कर सकते जी, घर नहीं बना सकते। ट्राइबल एरियाज में आप सेटल नहीं हो सकते, रिजाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 19E। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 19F, ठीक है ना। क्या है? फ्रीडम ऑफ, आर्टिकल 19F नहीं, आर्टिकल 19F तो डिलीट हो गया। अब मैं आर्टिकल 19
हाँ, आर्टिकल 19F की बात करूंगा, और आर्टिकल 19F पे जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला डिलीट हो गया था, ये बोलता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि भाई साहब एवरी सिटीजन हैज द राइट कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर सकता है और कोई भी प्रोफेशन को क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन लास्ट टाइम जब हम मैं और शोएब सर पढ़ रहे थे, आपकी लक्ष्मीकांति इतनी डेप्थ में है ना, हर बार आप कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन, एक बार मैंने वहां पे स्टेटमेंट दिखा, वहां पे लिखा हुआ था कि भाई स्टेट मोनोपोली कर सकती है किसके ऊपर? कोई भी क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन के ऊपर स्टेट मोनोपोली कर सकती है। मतलब दूसरा जो अगर वो काम कर रहा है उस एक्टिविटी में, तो स्टेट उससे छीन सकती है और पूरे का पूरा खुद ही उस गुड्स और सर्विसेज पे काम करेगी। ये बात की करी गई। तो मतलब मैंने जब शोएब सर को बोला कि भाई साहब ये चीज है, तो बोलते अच्छा, तो मैंने उनको पढ़ा के बताया कि भाई ये देखो कि स्टेट किसी ऑक्यूपेशन पे मोनोपोली उसकी बन सकती है। जैसे सपोज करो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल है। अब टाटा वाला चला गया कोर्ट में, ठीक है, और 3-4 बिजनेसमैन के साथ मिलके कि ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी डिमांड है, अभी फिलीपींस में भी दी थी, अभी भाई साहब क्या कहते हैं और भी सुपरसोनिक मिसाइल है, तो भाई साहब हमें भी क्या कहते हैं इसको बनाने का मौका देना चाहिए। तो कोर्ट पे चलेगी, तो कोर्ट वहां पे कोर्ट बोलेगी भाई ये सिर्फ स्टेट क्यों बना रही है? टाटा बोलेंगे हम भी बना सकते हैं। तो टाटा बोल रहे हैं कि आर्टिकल 19 जो एफ है ये इसकी वायलेशन हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं भाई साहब ये कोई वायलेशन नहीं है, बिकॉज इन दिस आर्टिकल इट इज ऑल्सो मेंशन्ड कि स्टेट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन पे, प्रोफेशन पे मोनोपोली कर सकती है। ठीक है जी, याद रखना वो वायलेशन नहीं होगी। दूसरी बात बोला ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आपका आर्टिकल 19F पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं डॉक्टर क्या कहते हैं मैं सर्जरी करना चाहता हूं, ठीक है, मैं लोगों के लीवर ठीक कर दूंगा, मैं किडनी से स्टोन निकाल दूंगा, तो मैंने डॉक्टरी की नहीं है, तो क्या मैं अलाउड हूंगा? नहीं भाई साहब, पहले मुझे क्या करना है, एमबीबीएस करनी है, इंटर्नशिप करनी है, फिर मेडिसिन में या किसी भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच में मुझे एमडी करनी है, उसके बाद क्या कहते हैं मैं अलाउड होऊंगा क्या करने के लिए, उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात ऐसा कि आप ऐसा कोई प्रोफेशन ऑप्ट नहीं कर सकते जिसमें आप बोलो जी क्या कहते हैं कि भाई मैं ये प्रोफेशन करना चाहता हूं। जैसे मैं बोलूं कि भाई क्या कहते हैं जी क्या कर रहे हैं, औरतें बच्चे बेचने, ठीक है, ह्यूमन का लेन देन करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में प्रोफेशन करना चाहता हूं। भाई ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि आपको ये सब बात समझनी है कि भाई ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। कोई बंदा बोल रहा है जी मुझे क्या बनना है जी, मुझे मिलिटेंट बनना है जी, ऐसा नहीं। ये प्रोफेशन जो अनलॉफुल क्या कहते हैं, जो इलीगल है, जो कंट्री की किसी भी तरीके से सिक्योरिटी को थ्रेटनिंग है, वैसे प्रोफेशन आपको ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है। और स्टेट मोनोपोली कर सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा आर्टिकल 19, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 358 नहीं भूलना, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जो डील करता है वो मत भूलना, ठीक है। ऑटोमेटिकली सस्पेंड कब होंगे? हमेशा एक्सटर्नल इमरजेंसी में होंगे, इंटरनल इमरजेंसी में कभी भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया है। कल मैं आऊंगा आर्टिकल आपके 20, 21, 22 लेके, ठीक है, और फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी करेंगे। आगे इतना डाइसी नहीं है जितने डाइसी ये आर्टिकल्स हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।